अगर अर्थव्यवस्था की चलने की बात करते हैं ना, तो पूरी अर्थव्यवस्था चलती है उपभोग की क्रियाओं पर, यानी कंजप्शन की एक्टिविटीज पर। क्योंकि लोग अपनी जरूरतों पर खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, तभी दुकानों का माल बिकेगा, दुकानों का माल बिकेगा तभी फैक्ट्रियों में माल प्रोड्यूस होगा, फैक्ट्रियों में माल प्रोड्यूस होगा तो भी एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार मिलेगा, तभी उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जीवन स्तर में सुधार होगा। मतलब सारी क्रिया कहीं ना कहीं आके टिकती है उपभोग पर। प्रोफेसर कीन्स ने भी कहा था किसी भी इकोनॉमी में हमेशा अगर सामूहिक मांग की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है किसके, दैट इज सी प्लस आई के। मतलब किसी भी इकोनॉमी में अगर हम बात करेंगे कि सामूहिक मांग तो उस के उपभोग प्लस निवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर उपभोग का मतलब क्या होता है, क्योंकि उपभोग एक ऐसी क्रिया है जो यहाँ पर हमेशा आय पर निर्भर करती है। पैसा हमारे पास होगा, हमारा इनकम जितना होगा उसी हिसाब से उपभोग होगा। तो आय और उपभोग में क्या संबंध है, आज की इस क्लास में हम इसी उपभोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका कॉन्सेप्ट है उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस। पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी हर एक चीज को मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उपभोग होता क्या है, उपभोग व्यय क्या होता है। जब भी समाज या व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं पर व्यय करता है, तो जब अपनी संपूर्ण आय को उपभोग पर व्यय किया जाता है तो उसको हम उपभोग व्यय के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। जैसे यदि राष्ट्रीय आय हमारी 5,000 करोड़ है, ठीक है, और उसमें से 4,000 करोड़ को जो है उपभोग पर व्यय किया जाता है, यानी कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति पर व्यय किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 करोड़ को हम उपभोग व्यय के नाम से जानेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। यही कंजप्शन एक्सपेंडिचर उपभोग की जो ये बताता है कि 5,000 का 4,000 हम जो है खर्च कर देते हैं, मतलब 80% खर्च करते हैं। ये एक अर्थव्यवस्था की क्या बताता है, आदत की प्रवृत्ति को बताता है, जिसको हम बोलते हैं उपभोग प्रवृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इस चीज को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर उपभोग व्यय और आय के बीच के विभिन्न संबंध कि आय का कितना भाग उपभोग कर रहे हैं, आय का कितना प्रतिशत जो उपभोग कर रहे हैं, इसके बीच का जो आनुपातिक संबंध होता है, मतलब साफ है कि आय का ही भाग उपभोग होगा, तो आय और उपभोग के बीच के जो संबंध होता है उस संबंध को ही उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उपभोग फलन क्या होता है, उपभोग फलन उपभोग प्रवृत्ति आय और उपभोग के परस्पर संबंध को बताता है। और इसी चीज को प्रोफेसर कुरिहरा ने भी एक्सप्लेन किया था कि उपभोग फलन उपभोग और सकल आय के बीच में फलनात्मक संबंध है, जो बताता है सी इक्वल टू एफ ब्रैकेट वाई। मतलब उपभोग हमेशा आय पर निर्भर होता है, उपभोग हमेशा आय पर निर्भर होता है। तो दोनों के बीच में डायरेक्ट हमारा जितना व्यय इनकम होगा हम उसी हिसाब से, हमारे इनकम कम है तो खर्च भी कम करेंगे, इनकम ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर उपभोग फलन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है, लेकिन एक समय के बाद आय में वृद्धि होती चली जाती है, उपभोग में वृद्धि का रफ्तार अनुपात कम होता जाता है। मतलब आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में उपभोग व्यय में कम वृद्धि होती है। नेक्स्ट, आय में वृद्धि का कुछ भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है, आय में वृद्धि का कुछ भाग उपभोग और बाकी क्या बच जाता है। मान लो इनकम में से जितना भाग उपभोग कर लेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। तो उपभोग के साथ साथ बचत भी साथ में चलता रहता है, आय के साथ साथ बचत भी होगा, उपभोग भी होगा। तो आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि घटती हुई दर से जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इनकम पहले 0 है तब भी हम कुछ ना कुछ खर्च करेंगे 20, हमारी इनकम बढ़ के 100 हो गई तो हम खर्च कर रहे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मान लो ये, सॉरी थोड़ा सा एग्जाम्पल आप इजी वाला लेते तो सब बेटर होगा। तो अगर इसको हम इस तरह से समझेंगे कि हमारी इनकम 0 है तो हम खर्च कर रहे हैं 100 रुपए, हमारी इनकम बढ़ के 200 हो गई तब खर्च कर रहे हैं 200 रुपए, हमारी इनकम बढ़ के 400 हो गई तो खर्च कर रहे हैं हम 300 रुपए, हमारी इनकम बढ़ के 600 हो गई खर्च कर रहे हैं हम 400 रुपए। मतलब हमारी आय की बढ़ने की रफ्तार उपभोग में बढ़ने की रफ्तार की तुलना में ज्यादा होती है, मतलब उपभोग में बढ़ने की रफ्तार
आय की तुलना में कम होती है। और इसी को शॉपिरो ने लिखा, उपभोग का निरपेक्ष स्तर आय के स्तर के साथ साथ परिवर्तित होता चला जा रहा है। आय में जिस अनुपात में वृद्धि होती है, उपभोग में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती है, अगर सकल स्तर पर देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। तो यहाँ पर जब उपभोग प्रवृत्ति जो कि बताता है किसके बीच में संबंध, आय और उपभोग के बीच में संबंध को बताता है। इस संबंध के लिए दो कैटेगरी है, एक औसत उपभोग प्रवृत्ति और एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जब हम औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है इसको, और इसी चीज को शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी। तो ये एपीसी क्या है, इसकी बात करेंगे। दूसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस वन इज एमपीसी। तो इसको हम एमपीसी के नाम से जानते हैं, उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब इन चीजों के बारे में हम डिटेल से समझे तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं, एवरेज एपीसी। देखिए ये क्या होता है, कुल उपभोग और कुल आय के बीच के अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है, जो ये बताता है कि हम कुल आय का कितना भाग व्यय कर रहे हैं, कितना भाग उपभोग कर लेते हैं। जिसका मतलब होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति इक्वल टू कुल उपभोग व्यय बट्टे कुल आय, मतलब C/Y, आय का कितना भाग हम व्यय करते हैं। मान लो एक अर्थव्यवस्था की कुल आय 1000 रुपए है और उसमें से उपभोग पर हम व्यय करते हैं 900 रुपए। तो इसका मतलब होता है कि एपीसी इक्वल टू हो जाएगा C/Y। अगर अर्थव्यवस्था का आय 1000 रुपए है और व्यय कर रहे हैं हम 900 रुपए, इसका मतलब ये हुआ 0.9 आ गया एपीसी। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था की आय का 90% हम क्या कर दे रहे हैं, व्यय कर दे रहे हैं उपभोग पर। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी वजह संबंध ही कह सकते हैं। यहाँ पर हम शो करेंगे उपभोग को और यहाँ शो करेंगे हम किसको, आय को। तो ये आय स्तर, इस आय स्तर पर ये उपभोग को रिप्रेजेंट करता है और इसको बोलते हैं उपभोग फलन। ये उपभोग की रेखा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अर्थव्यवस्था में आय हमेशा सामान्य रहती है, आय में परिवर्तन होता रहता है। तो आय में अगर परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात, आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होगी। तो आय में वृद्धि और उपभोग में की वृद्धि के बीच का जो संबंध होता है, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की मात्रा में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आय और उपभोग के बीच जो संबंध होता है उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। कुरिहारा ने इसको एक्सप्लेन भी किया है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि ये उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध था। जिसका मतलब ये हुआ एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपन डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा सी का मतलब होता है उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई का मतलब होता है यहाँ पर आय में परिवर्तन। एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति की आय 1000 से होती है तो उपभोग व्यय होता है 900 रुपए। यदि आय बढ़ के 11 से हो गई तो व्यय बढ़ के 950 हो जाती है। इसका मतलब होता है कि आय में परिवर्तन हुआ 1000 से 1100, यानी कि डेल्टा वाई बराबर हो गया 1000 रुपए, 100 रुपए। और उपभोग व्यय यानी कि डेल्टा सी, पहले उपभोग होता था 900, अब हो गया 950, यानी कि ये हो गया 50। इसका मतलब होता है अगर 100 रुपए वृद्धि हुई तो 50 रुपए खर्च कर दिया। तो यहाँ पर एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा 50/100। इसका मतलब 0.5, मतलब हमने बढ़ी हुई इनकम का 50% खर्च कर दिया। तो इनकम में परिवर्तन हुआ तो जितना हुआ उसका 50% ही उपभोग में परिवर्तन हुआ। इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अगर विशेषताओं की बात करते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक रहता है और ये 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, मतलब 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम हो सकता है, या फिर 1 के बराबर हो सकता है। 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। नंबर 2, गरीबों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति धनी व्यक्तियों से अलग। क्यों? क्योंकि गरीबों की आय कम होती है। गरीब इसलिए है क्योंकि इनकी आय कम होती है, लेकिन व्यय तो करना ही पड़ता है जीवन जीने के लिए। तो ये अपनी आय का अधिकतम भाग क्या करते हैं, व्यय करते, इसलिए कहते हैं गरीबों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। दीर्घकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है, क्योंकि दीर्घकाल में लोग अपने जीवन स्तर को स्थिर रखते हैं।
अल्पकाल में उपभोग बढ़ता रहता है, दीर्घकाल में वो उपभोग एक समय के बाद स्थिर होने लग जाता है, क्योंकि वो लगभग अपनी जीवन की जरूरतें पूरी कर चुके होते हैं। और आय में वृद्धि होगी तो एमपीसी धीरे धीरे घटती चली जाती है, क्योंकि मैंने अभी बताया आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग में वृद्धि जो है कम अनुपात में होती है। ऐसे में धीरे 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 एमपीसी हमारा कम होता चला जाता है। यदि एमपीसी का मूल्य आय के प्रत्येक स्तर पर समान रहता है तो हमेशा पूरी रेखा ही क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, जो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो अगर उसके बात करें बचत, क्योंकि आय में से उपभोग को माइनस करेंगे तो बचेगा, वो होता है बचत। तो बचत, औसत बचत प्रवृत्ति क्या होता है? औसत बचत प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि उपभोग के बाद जो बचेगा, तो कुल आय का कितना भाग हम बचा लेते हैं। तो कुल बचत और कुल आय के बीच का जो संबंध होता है उसी को औसत बचत प्रवृत्ति। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में आय का स्तर होता है 100 रुपए और वहीं पर उपभोग किया जा रहा है 900 रुपए। कहने का मतलब होता है तो बचत कितना है, 100 रुपए। तो यहाँ पर हमारा एपीसी इक्वल हो जाएगा 100/1000 यानी कि 0.1। कहने का मतलब होता है 10% ही हम बचा रहे हैं। क्या बचा रहे हैं? 10% ही हम बचा रहे हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संबंध निकल आता है। तो अगर हम आय के हिसाब से देखें तो आय का ही एक भाग उपभोग पर, एक भाग बचत पर होता है। तो इन दोनों के बीच में संबंध की बात करते तो हमेशा एपीसी और एपीएस का टोटल 1 होता है। ये इन दोनों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस संबंध को हमें ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट है उपभोग प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध हो। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति में कमी होती चली जाती है। मान लो, क्योंकि हमेशा एमपीसी और एमपीएस का टोटल 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी अगर 0.75 है तो एमपीसी एमपीएस इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 0.725। मतलब अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रहा है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कम होगा, और सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ेगा तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होगा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निरंतर वृद्धि होता है तो औसत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने लगती है और औसत बचत प्रवृत्ति कम हो जाएगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज 1। सो डेल्टा, ये इसका इक्वेशन होता है। और एपीसी और एपीएस का टोटल भी हमेशा बनता है, क्योंकि दोनों ही आय का भाग होता है। अगर हम बात करते हैं रैखिक उपभोग फलन, रैखिक उपभोग फलन का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रैखिक उपभोग फलन के लिए हमें फार्मूला होता है C इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई। इसको इस तरह से लिखा जाता है C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पर जो सी बार है इसका मतलब होता है स्वतंत्र उपभोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का एक ऐसा स्तर जहां पर इनकम ना भी हो तभी कुछ ना कुछ खर्च होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जीने के लिए कुछ एक न्यूनतम राशि खर्च करेगा ही करेगा, उसके लिए वो अपने आप को रोक नहीं सकता। तो ये होगा। और ये जो होता है बी वाई, इसको बोलते हैं हम जो है क्या चीज, प्रेरित उपभोग। ये वो होता है जो आय पर डिपेंड होता है। मतलब बी का मतलब होता है एमपीसी और वाई का मतलब होता है आय। मतलब आय का बहुभाग जो व्यय होता है, तो दोनों को मिला के होता है उपभोग। इसका मतलब ये समझते हैं कि यहाँ पर ये जो अगर उपभोग फलन है सी बार प्लस बी वाई, तो इतना हिस्सा हमारा सी बार है। इसको बोलते हैं स्वतंत्र उपभोग। मतलब आय से स्वतंत्र होता है, जीने के लिए इतना करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से जैसे जैसे हमारा बॉय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी आय में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं उपभोग फलन रेखा। ठीक है। अब वहीं पर अगर बात करते हैं प्रोफेसर कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कीन्स ने मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कहा? कीन्स ने सिंपल कहा कि आय और व्यय आपस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल है कि मान लीजिए हमारे इनकम 10,000 है, तो उस 10,000 इनकम पर हम एक कमरा किराए पे लेते हैं जीने के लिए, और उस कमरे की किराया है 2,000 रुपये। हम आराम से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 किराए में हमारे पास वहां पर सेपरेट नहीं, कॉमन वॉशरूम है, साथ ही साथ उसके ऊपर टिन डला हुआ है, बाथरूम नहाने के लिए भी कॉमन है, मतलब सब कुछ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारी इनकम है, उसमें से ये हम खर्च कर रहे हैं।
तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसलिए है क्योंकि जैसे ही 10,000 से हमारी इनकम 50,000 हो जाती है तो हम इस 10,000 वाले कमरे में नहीं रह पाएंगे, हमें अपना कमरा चेंज करना है। और हमने जो कमरा लिया है वो 10,000 रुपये का लिया रखा है, जहाँ पर हमारे पास सेपरेट वॉशरूम है, सेपरेट किचन है और बढ़िया साफ सफाई है, एक पार्किंग फैसिलिटी है, आराम से रह रहते हैं, मतलब साफ है। कि इसने कहा आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग के स्तर में भी वृद्धि होगी। उनके अनुसार आधारभूत मनोवैज्ञानिक जिस प्रकार हम मानव स्वभाव के संबंध में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर बहुत ही अधिक विश्वास के साथ निर्भर रह सकते हैं, ये कि उपभोक्ता जब आय में वृद्धि होती है तो उसका उपभोग भी बढ़ता रहता है, परंतु उतना ही नहीं होता जितना आय में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ आय में वृद्धि होने पर कुछ उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि से कम होती है। आय में जो वृद्धि होती है उसे उपभोग और बचत के रूप में निश्चित अनुपात में विभाजित किया जाता है। आय में वृद्धि का एक भाग उपभोग का लिया जाता है और एक भाग बचत का लेंगे, यहाँ पर डेल्टा वाई इक्वल टू होता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, एक भाग उपभोग पर और एक भाग बचत पर। आय में वृद्धि के फलस्वरूप एक व्यक्ति के उपभोग एवं बचत दोनों में वृद्धि होती है। इसका मतलब होता है यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कीन्स के उपभोग संबंधी बनवाई संघ की मान्यता है क्या है। पहली बात तो है इस नियम के लागू होने के लिए अर्थव्यवस्था में सामान्य परिस्थितियां होनी चाहिए। आर्थिक मंदी, युद्ध, क्रांति ऐसी स्थिति नहीं है, यानी कि ये तभी लागू होता है जो अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से संचालित हो रही हो। यह भी मान्यता है कि वर्तमान मनोवैज्ञानिक संरचना सिद्धांत स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, लोगों की मनोस्थिति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए, लोग उपभोग की तरफ नहीं बढ़ने चाहिए या लोग बचत की तरफ नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव एक समान बने रहना चाहिए। देश एक सुदृढ़ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये कीन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ज्यादा जो है महत्व दिया है। कीन्सीय उपभोग फलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगर उपभोग फलन की बात करते हैं तो सिंपल क्या है, कीन्स के अनुसार आय उपभोग का महत्वपूर्ण निर्धारक है। मतलब यहाँ पर C इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई होता है कि उपभोग हमेशा आय पर निर्भर करेगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से अधिक और 1 से कम या 1 के बराबर हो सकती है। मतलब MPC इज मोर देन 0 और स्मॉलर देन 1 और इक्वल टू 1, 1 से बराबर हो सकती है। कीन्स के उपभोग फलन C इक्वल टू A प्लस बी वाई या C बार प्लस बी वाई, इसके अनुसार औसत उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि के साथ साथ घटती हुई चली जाती है। मतलब धनी व्यक्ति अपनी आय का कम बचत करते हैं, अधिक बचत करते हैं, और गरीब व्यक्ति अपनी आय का अधिक उपभोग करते हैं, कि दोनों के बीच में आय का फर्क होता है और ये अल्पकाल में हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोग फलन के निर्धारक तत्व। अगर उपभोग फलन के निर्धारक की बात करते हैं, उपभोग डिपेंड करता है आय पर, आय जितना ज्यादा उपभोग भी उतना ज्यादा, आय कम तो आपका उपभोग भी कम होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अधिक आय पर उपभोग का अनुपात कम होता है और कम आय पर उपभोग का अनुपात ज्यादा होता है। सबसे पहला है, दूसरा है वस्तुपरक तत्व और तीसरा है व्यक्तिपरक तत्व। आय स्तर, उपभोग स्तर को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व आय है, क्योंकि निर्धन वर्गों की आय में वृद्धि पर जोर दिया जाता है, ताकि उनकी आय में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की मांग होगी, इससे जो है निर्धन व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आय में वृद्धि होने पर ही जीवन स्तर के ऊंचा होता है, क्योंकि तभी उसकी मांग में वृद्धि होती है। जबकि धनी व्यक्तियों की आय ऑलरेडी ज्यादा होती है तो उनकी मांग को बढ़ाने पर विचार किया जाता है कि इस प्रकार से धनी व्यक्तियों की मांग को बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट है वस्तुपरक। वस्तुपरक मतलब कमोडिटी पर डिपेंड करता है। इसके अनुसार 5 प्रमुख तत्व है। नंबर 1, आकस्मिक लाभ या हानि। कभी कभी व्यक्तियों को अचानक से पैसा मिल जाता है, तो अचानक से प्राप्त पैसा मिलने से क्या होता है, उसके उपभोग बढ़ जाते हैं। नंबर 2, ब्याज की दर। ब्याज की दर अगर बढ़ जाती है तो व्यक्ति ज्यादा बचत करने लग जाता है और उसके ब्याज की दर कम होने से लोग अधिक उपभोग कर लगते हैं, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ने से क्या होगा, लोन वगैरह कम लेंगे। राजकोषीय नीति, सरकार अगर कर की दर बढ़ा जाएंगी तो जनता के पास उपभोग के लिए कम पैसा होगा, कर को कम किया जाएगा, जनता के लिए उपभोग के लिए कम ज्यादा पैसा बचेगा। मजदूरी दरों में परिवर्तन, मजदूरी दर अधिक होगा तो जनता को अधिक पैसा मिलेगा, उपभोग ज्यादा होगी, मजदूरी दर कम होगा, जनता को पैसा कम मिलेगी और मजदूर जो है उपभोग कम हो जाएगा। प्रत्याशाओं की परिवर्तन, भविष्य के बारे में लोग अगर भविष्य को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में लॉकडाउन लग रहा है तो वर्तमान में जो है वो उपभोग कम कर देंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि भविष्य में जाके जो है आय बढ़ने वाली होती है, चीजें ठीक होने वाली है, तो वर्तमान में इसको उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। ये वस्तुपरक होता है।
व्यक्तिपरक की बात करते हैं कि वस्तुपरक तत्व के समाज की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जबकि व्यक्तिपरक केवल व्यक्ति विशेष की व्यापार पूर्वक। इसके अंतर्गत वो अपनी सावधानी, दूरदर्शिता, लाभ, सुरक्षा, आर्थिक उन्नति, व्यावसायिक उद्देश्य, पारिवारिक भावना और कृपणता, हर चीज को देखता है व्यक्तिपरक की। अगर मैं खर्च करूंगा, मैं देखूंगा किस हिसाब से, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा के रखना है, अपने बच्चों के लिए बचा के रखना है, मतलब उपभोग अपने भविष्य को देखते हुए किया जाएगा। एक सिक्योरिटी बना के रखनी है, दूर की सोचनी है, मुझे एक घर बनाना है फ्यूचर में जाके, तो आज हम उसको कम कर देंगे। कई सारी बिजनेस में पैसा लगना है, इन्वेस्टमेंट, कई सारी बातें सोच के वर्तमान में हम व्यय करते हैं। उपभोग फलन का क्या महत्व है? अगर उपभोग फलन की महत्व की बात करते हैं कि उपभोग ही अर्थव्यवस्था की गाड़ी को सही, अर्थव्यवस्था में उपभोग जितना ज्यादा होगा, अर्थव्यवस्था की आय में उतनी अधिक वृद्धि होगी। विनियोग के महत्व का प्रतिपादन। उपभोग फलन की अवधारणा के अंतर्गत विश्लेषण ये कहता है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए निवेश में वृद्धि आवश्यक है, और निवेश तभी होगा जब उपभोग होगा। से के बाजार नियम का खंडन किया जाए, इसके अंतर्गत किन्स ने कहा, आपूर्ति मांग का निर्माण स्वयं नहीं कर सकती, उसके लिए मांग में वृद्धि करने के लिए निवेश करना पड़ता है ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजी की सीमांत दक्षता में गिरावट आ जाती है, उपभोग में कमी होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से निवेश कम होगा। निवेश कम होने का मतलब होता है पूंजी की जो रिटर्न पॉलिसी है वो कम हो जाती है। व्यापार चक्र, प्रभावी मांग में परिवर्तन से व्यापार चक्र में भी परिवर्तन हो जाता है। सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अति बचत और अति विनियोग ये दोनों ही समाज के लिए सही नहीं होता है। अल्पकाल रोज संतुलन की व्याख्या की जाती है। अगर इसके बाद आगे बात करते हैं उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि, किस प्रकार से उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए लोगों की आय में वृद्धि करनी पड़ेगी, मजदूरी नीति में परिवर्तन करने का ताकि मजदूरी में वृद्धि हो सके, साख की सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी, कम दर पर लोगों को पैसा मिलेगा तभी वो अधिक ब्याज लेंगे, ब्याज पर जो है अधिक लोन लेंगे, मतलब सामाजिक सुरक्षा को ध्यान देना पड़ेगा ताकि सामाजिक योजनाओं की वो प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके, लोगों को लगे कि हम सिक्योर है, भविष्य में हमारे साथ कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए तो लोगों को उपभोग व्यय बढ़े, और नागरीकरण करना पड़ेगा क्योंकि नागरीकरण से ही लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। गांव में रहने वाले की तुलना में शहरों के जो खर्चे ज्यादा होते हैं, तो अगर अर्थव्यवस्था को चलाना है तो इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कीन्स के उपभोग प्रवृत्ति कुछ आलोचना भी हुई है, जैसे ये सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से लागू नहीं हो पाता। उपभोग का निर्धारण केवल आय से नहीं होता, उपभोग कई सारी बातों से होता है। लोगों के अचानक घर में जो एक फंक्शन आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, या फिर लोगों की आदत सी हो जाती है, इनकम ना होती फिर भी आदत होती है, कई सारी बातें निर्भर करती हैं। ये सिद्धांत अल्पकाल के लिए लागू होता है क्योंकि दीर्घकाल में तो उपभोग प्रवृत्ति जो है लागू नहीं हो पाती है। उपभोग में अन्य कारकों की उपेक्षा की गई, हम केवल आय की बात कर रहे हैं, बाकी जो उपभोग प्रवृत्ति का है उसको यहाँ पर नजरअंदाज किया जाए। ये सिद्धांत सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये है उपभोग प्रवृत्ति प्रोफेसर कीन्स की। और भी बहुत सारे बातें इसके बारे में बात करेंगे, निवेश है, पूंजी की सीमांत दक्षता है, निवेश के प्रकार है, कई सारे और भी बिंदु रह गए हैं जो हम बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। कैसा लगता है मेरा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।